हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं 10वां चैप्टर। इसका अभी तक हम बात कर चुके हैं उत्तर लेंस के बारे में, उसका प्रति आरेख देख चुके हैं। प्रतिबिंब का अगर अनंत पे रखते हैं बिंब को तो कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सब बातें पढ़ चुके हैं और आपका दर्पण सूत्र हमने देखा था, उस पे एक उदाहरण किया था। ये हम आज करेंगे दूसरा उदाहरण। आवर्धन के बारे में हमने देख लिया था, उसके लिए भी फॉर्मूला देखा था। उस उदाहरण में भी आवर्धन भी निकाल कर हमने देख लिया था। ठीक है, आज भी सेम वही उसी तरह का एक उदाहरण है। 10.2 है उदाहरण नंबर। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी को देखिए कर एक ही उदाहरण कर रहे हैं, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत समझ आती है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। ये क्या बोला है कि कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किए हो। तो प्रतिबिंब की प्रकृति साइज ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया है, बिंब की साइज दे दी है। देखिए ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जब ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या है। क्या दिया है, का बिंब का साइज दिया है। कितना है, बिंब का साइज क्या होता है, एच होता है। एच को हम प्लस में लेंगे 4.0 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बिंब की दूरी दी है। बिंब की दूरी, बिंब की दूरी क्या है, यू। यू होती है बिंब की दूरी। यू अच्छे से बनाते हैं, यू। देखिए हम का हम कौन सा दर्पण लिए हैं, उत्तल दर्पण। हमने कौन सा दर्पण बनाया है, उत्तल दर्पण। इस तरह से इसको इस तरह से में फोकस हो गया, ए पी हो गया, ए एफ हो गया और ए सी हो गया। ठीक है, समझ गए आप। तो क्या बोला है कि कोई 4 बिंब की 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, जो इसका फोकस दूरी है, यानी कि जो एफ है वो क्या है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 15.0 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, क्या लेंगे। और ये जो आपकी 25 सेंटीमीटर पे जो रखी गई है ये भी माइनस में लेंगे, क्योंकि इसके सामने ही रखी जाएगी, तो इसको भी क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। और फोकस दूरी एफ को क्या ले लेंगे, ये भी माइनस में ले लेंगे, क्योंकि इस साइड रखी जा रही है। और प्रतिबिंब किधर बनेगा, वो हम प्रतिबिंब क्या बोला है, कितनी दूरी पर, क्या दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे जाए, यानी कि पर्दा का दूरी, यानी कि हमको निकालना है यू, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी भी निकाल लेंगे तो हमको पता चला कि उस वस्तु को कहां पर रखें, यह हमको निकालनी है। और यदि प्रतिबिंब का साइज एच डैश पूछ लिया है। और क्या, तो इसको हम हल करते हैं। हम बताए थे, क्या क्या बताया था, देखिए हमने बताया था कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V लिखेंगे दर्पण सूत्र से, यहां से अच्छा इधर ही कर लीजिए। तो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F।
हमको यू दे दिया है, भी निकालना है, भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो 1/v प्लस 1 यहां से हम करेंगे ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए अगर हम 25 माइनस में रखते हैं बराबर में 1/f क्या है, -15 है। ठीक है, इसको हम करेंगे तो 1/v माइनस 1/25 बराबर 1/-15। तो 1/v इक्वल टू 1/-15, ये माइनस से उधर गया तो प्लस में 25, क्या हो गया, प्लस में 25 हो गया। अब देखिए क्या कर लेंगे कि इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करके देखिए इसका आंसर कितना आता है। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा। कितना आएगा, 75 आएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा। फिर उसके बाद 15 5 कितना होता है, 15 75 होगा, 5 से घटेगा, ऊपर गुणा कर लेंगे, -5 आ जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो कितने बार में, 3 बार में, 3 का गुणा ऊपर कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। 1/v आ गया। v क्या कितना आएगा, तो ध्यान से जब देखेंगे तो लिखेंगे 1/v बराबर यह आ जाएगा -2/75। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 75/2, क्योंकि ये v के साथ चला, v जब 2 भाग में चला जाएगा, ठीक है, ये इधर चल जाएगा, या इधर, तो 2 फिर इसके बाद भाग में आ जाएगा। तो ये हो गया, काटेंगे 2 तिया 2 7 5, ठीक है, इतना आएगा। यानी कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 37.5 सेंटीमीटर पे आएगी। वो भी किधर, प्रतिबिंब के मतलब दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, इधर ही कहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब क्या करते हैं, और क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो उसको देखिए तो हम क्या कर लेंगे, क्या होता है आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, यम बराबर होता है एच डैश बटे एच बराबर -v/u। तो हमने एच, देखिए क्या इसको निकालना है हमको, ये हमको दे दिया है, ठीक है, साइज निकालनी है, एच डैश हमको निकालना है, एच दिया है क्या है, 4 है, और भी क्या है, देखिए भी है माइनस में, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो 37.5/u क्या दिया है, तो u देखिए, u हमको यहां से दी है -25। देखिए ये माइनस पहले से है तो इसको माइनस नहीं हटाएंगे, ठीक है। देखिए ये पहले यहां से माइनस था, भी यहाँ भी माइनस ही में है भी, तो प्लस हो गया। फिर उसके बाद ये माइनस है तो ये माइनस ही रह जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो एच डैश बराबर 4 5 20 का 0 4 7 28 28 का जब फिर इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे, 2 0 हो जाएगा, फिर 4 तिया 12, 12 में हम कितना जोड़ लेते हैं, देखिए इसमें गुणा कर लेते हैं, 7 5 4 का 4 5 20, 2 हासिल 4 7 28, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 0 3 हासिल 4 तिया 12, 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150 दशमलव हट जाएगा। ये देखिए 25 एच डैश के साथ आ जाएगा गुणा, तो एच डैश बराबर 150/25। इसको जब काटेंगे ना तो आप कितना आ जाएगा कि लगभग आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 6 5 23, 6 दूनी 12, ठीक है, तो इसको आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। वो भी माइनस है, क्योंकि ये देखिए माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये नीचे माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो क्या जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम बात करते हैं प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो प्रकृति है उल्टा बना है तथा आवर्धित है, उल्टा बना है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब माइनस में है ना, तो माइनस क्या है, तो इधर कहीं उल्टा में बना होगा, इस तरह से सीधा बनेगा नहीं, क्योंकि वो माइनस में है। प्रतिबिंब की जो दूरी है वो माइनस में ही है, माइनस में ही नहीं कि प्रतिबिंब
और ये भी देखिए एच डैश क्या है, माइनस में है, तो क्या ऑब्वियसली जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना है। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे चलेंगे हम और बात करते हैं। देखिए ये क्या है, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज कितनी है, इस बिंब से बड़ी है, माइनस में है लेकिन बड़ी है। ठीक है, तो मतलब उल्टा बना है ना, बड़ा है। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन की बात कर लेंगे आगे। अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मन करे उसको कीजिए। हाँ, लेकिन ये दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए सवाल लगाने के लिए, एक आवर्धन बराबर और एक दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र और आवर्धन का फॉर्मूला पता होगा तभी जाके सवालें लगेंगी। इसमें देखिए सवाल प्रूफ करने के लिए कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हम सूत्र रखें, सवाल लगाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगला हेडिंग हम डालते हैं, डालिएगा हेडिंग प्रकाश का अपवर्तन, यही है ना। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन, इतना आप कर चुके होंगे, लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन की बात करेंगे, हमने परावर्तन पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इसके पीछे परावर्तन ही पढ़ा है, प्रतिबिंब हमने, ठीक है, परावर्तन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, अगर जैसे कि ये सतह है, जैसे मान लीजिए जल है ना, यहाँ पर कोई प्रकाश आई तो कुछ प्रकाश उसी दिशा में लौट जाती है, तो कुछ प्रकाश क्या होती है कि इसमें अंदर चली जाती है, सीधी न जाकर थोड़ा टेढ़ी हो जाती है। क्या, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभी उसको डिटेल में देखेंगे, इतना समझ गए होंगे ना क्या होता है। तो लिखेंगे कि इसको, इसके बारे में, इसको इरेज करते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, समझे ना, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बारे में पूरे डिटेल में हम करेंगे अभी तुरंत। कौन किस, इसके कारण क्या क्या होता है, सब कुछ हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पर पढ़ा परावर्तन। अब देखेंगे अपवर्तन। तो इसके बारे में जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि किसी पारदर्शी, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन, रेखा में गमन करता है, गमन करता है, गमन करता या करता प्रतीत होता है, या फिर करता है प्रतीत होता है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश, ध्यान से देखिएगा, किसी पारदर्शिक माध्यम में प्रकाश, पारदर्शिक माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, तो जो गमन करता प्रतीत होता है जब प्रकाश, ये प्रकाश है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, समझेगा बात को। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है,
जब प्रकाश एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में प्रवेश करता है तो हम देखिए क्या होगा कि जो अपनी दिशा है वो अपनी दिशा बदल देगा। हाँ भाई, हमने देखा कि जैसे कि ये मान लीजिए कि ये अलग कोई एक पहला माध्यम है, पहला माध्यम, ये क्या हो गया दूसरा माध्यम। ये क्या हो गया कि को किसी भी सरल रेखा में क्या है गमन की होगी, ये मान लीजिए कि लंब है, ये लंबवत है, ये क्या है लंबवत है, ठीक है। सरल रेखा में गमन कर रही है तो ये क्या हो जाएगा कि इसकी जो दिशा है बदलता है, इसकी जो दिशा है सीधी ना जाकर थोड़ा सा टेढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा थोड़ा सा, ये देखिए ये आ रही है इस तरह से, ये इस तरह से सीधा ना जाकर ये क्या कर देगा इधर इसके लंब लंब की तरफ झुक जाएगा। क्या हो जाएगा लंब की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गई परावर्तित हो गई, सॉरी अपवर्तित हो गई, क्या हो गई प्रकाश क्या हो गया अपवर्तित हो गया, ठीक है। यही बात है, एक क्रियाकलाप भी है बुक में, उसको देख लीजिए। हम पढ़ सकते हैं पानी से भरी एक बाल्टी की तली एक पर एक सिक्का रख रखिए, अपनी आंखों को पानी के ऊपर किसी पास में रखे एक सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं? जैसे कि यह मान लीजिए कि कोई गिलास है, गिलास में इस तरह से पानी है, ठीक है, पानी है, यहां पर कोई सिक्का रखा है, हम यहां से हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिखेगा कि जो सिक्का है थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, क्या सिक्का ऊपर दिखेगा, क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है, प्रकाश एक क्या एक किस माध्यम से, ये पहला माध्यम कैसा है, ये सघन है और ये विरल है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यह थोड़ा सा झुक जाएगा, ये क्या होगा कि पहले ही इस वस्तु को दिखाई देने लगेगा, मतलब जो भी सिक्का रहेगा वो पहले ही दिखने लगेगा, अपने वास्तविक स्थान से हटकर ऊपर दिखने लगता है। समझे आप बात को? यही बात बोला है कि यह क्रियाकलाप को दोहराइए, आप इसे एक बार में करने में क्या सफल नहीं हो पाए थे? अपने मित्रों से इसे करने के लिए कहिए, ठीक है। जो भी दिया है उसको देख लीजिए। किसी मेज पर एक बड़ा उथला कटोरा रख कर उसकी तली में एक सिक्का रखिए, कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए, जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए, अपने मित्र से सिक्के को विक्षुब्ध किए बगैर कटोरे में पानी डालने को कहिए, अपनी स्थिति से सिक्के को देखते रहिए, क्या सिक्का उसी स्थिति से पुनः दिखाई देने लगता है? यह कैसे संभव है, ठीक है। क्योंकि जब ये सारी बातें क्लियर हो गई, देखिए ये हमने क्या लिखा है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो प्रतिबिंब जो गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में प्रवेश करता है तो लिखेंगे अपनी दिशा बदल देता है। अभी और इसमें लिखवाएंगे, इन आप इसको लिखिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना, हम इसी अपवर्तन में एक और है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। हम देखेंगे आगे कि इसको देख लेते हैं क्या है। कांच के आयताकार स्लैब आयताकार स्लैब से अपवर्तन
वर्तन। हम क्या लेंगे, इसको समझ लीजिए, एक हेडिंग है। हम क्या ले लेते हैं कि इस तरह से हम मान लीजिए छोटा सा ही ले लीजिए, कोई भी एक ऐसा हमने एक कांच का एक स्लैब ले लिया। हमने इसके माध्यम से देखेंगे कि प्रकाश किस हिसाब से परावर्तित हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि ये वायु हो गया, ये वायु है, एक कांच है। वायु से जब कांच में प्रवेश करेगा फिर वायु में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, देखिए कांच का स्लेब है, यह लिख सकते हैं कांच का स्लेब, अभी लिखा है वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रकाश ये लंबवत हो गई, ये लंब हो गया, यहां से हमने डाला, ये प्रकाश आ रही है, प्रकाश आई यहां से। ठीक है, ये प्रकाश आया, प्रकाश क्या करेगा, अभी हमने यहां भी बोला है कि सीधा सीधा इस तरह से जाना चाहिए था इसको। ठीक है, सीधा इस तरह से जाना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन उधर न जा, सीधा न जाकर ये क्या करेगा, अपनी लंब की तरफ झुक जाएगा, लंब की तरफ ये झुक जाएगा, इस तरह से ये झुक गया। जब ये फिर क्या होगा, ये दूसरा लंब मान लीजिए कि जब फिर वायु में जाएगा तो फिर अपनी दिशा बदलेगा, फिर क्या करेगा कि लंब से दूर हट जाएगा, लंब से ये दूर हट जाएगा, लंब से क्या होगा, ये दूर हटेगा, लंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। यह बात हुई, समझ गए आप, कि जब ध्यान से देखिए, जब वायु से कांच में गई तो क्या हुआ कि लंब की तरफ उसका उसका जो कोण है ये वाला, इस कोण को हम आर बोलेंगे। यहां से आपका हो गया, ये होता है R2, इसको हम ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं यहां से, ये T1 है, यहां ले सकते हैं T2। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या बनाया कि जब प्रकाश सीधा आया इस तरह से, क्या हुआ कि सीधा न जाकर लंब की तरफ झुक गया, लंब, फिर वो प्रकाश जब वायु में गया कांच से तो फिर लंब लंब जो लंब है उससे दूर हटने लगा प्रकाश। समझे बात को, तो यहां से हम देखिए, आप जो जो हमने बोला ना उसी को आप छाप दीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या कि कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन, तो इस तरह से चित्र बनाइए। चित्र बनाने के बाद अगर आप बिंदु लिखना चाहते हैं तो बिंदु भी लिख लीजिए। हम लिख सकते हैं कि जो ABCD एक कांच है जिसमें हमने यन और यन डैश क्या है, लंब है, और एक यहाँ पे यम और यम डैश एक है, ये यहाँ पर हमने एच ले लिया, यहाँ पर हमने जी ले लिया, ये हम यहाँ पर ओ डैश ले लेंगे, यहाँ पर ओ ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा यफ, ये हो जाएगा ई। ध्यान दे, ये वाला है एच और एच, जी और एच है, ये ओ बिंदु यहाँ पर, ये ओ डैश है, ध्यान दीजिए ओ डैश है यह, समझे आप। और ये वायु हो गया, और कांच, वायु क्या है, एक विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है। जब हम ये भी बात कर सकते हैं कि परावर्तन की अपवर्तन आपसे पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है तो वो क्या अपने स्थान से हट जाता है, यानी कि अपना वास्तविक स्थान को चेंज कर लेता है। ठीक है, यानी कि वो क्या होगा, लंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, यह होता है। और इसमें है परावर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। यहां से इसको कर चुके होंगे, इतना उतार चुके होंगे, तो आगे हम डालते हैं हेडिंग। ठीक है, उसको करते हैं,
या फिर उसको लिख कर आए फिर करवाएं, ठीक है। तो देखिए पहले उसको भी देख लीजिए, हेडिंग कुछ नहीं है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं कि पानी में जो कांच है वो किसके कारण से वास्तविक स्थान से हटकर ऊपर दिखने लगता है, तो अपो क्या अपवर्तन के कारण ही, ठीक है, अपवर्तन के कारण ही वो दिखता है, ठीक है। जो है आगे हम यहां लिखेंगे, हमने पढ़ा था परावर्तन का नियम, ठीक है। क्या पढ़ा था? परावर्तन का नियम कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो उसको लिखिएगा फर्स्ट जो है, आप इसको अपवर्तन का नियम भी बोल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपवर्तन का नियम भी लिखिए। जैसा जैसा आपका परावर्तन का नियम है, थोड़ा देखिए, परावर्तन क्या था, जिस माध्यम में से आ रहा था उसी माध्यम में लौट जा रहा था, समझे बात को। अपवर्तन क्या है कि दूसरे माध्यम में घुस रहा है, वो अपनी स्थिति को चेंज कर ले रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से सेम ये भी है, ये आपका अपवर्तन का नियम। तो लिखेंगे फर्स्ट नियम है इसका कि जो आपतित किरण, जो आपतित किरण है, ठीक है, हमने अभी कांच में भी देखा था कि जो इस तरह से ये आपतित किरण है, एक किरण आ रही है, ये लंब है, ये क्या हुआ सीधा न जाकर इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर ये क्या किया कि दूसरे, ये क्या हुआ, इस तरह से, फिर ये लंब है, फिर ये दूर हट गया, ठीक है। ये आपका इस तरह से चलता गया है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपतित किरण, एक किरण जो आ रही है यहां से, ठीक है, ये वाली किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ये क्या है अपवर्तित, कहा गया, हाँ, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ को पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा। और ये समझ में आ रहा होगा ना कि आपतित किरण है, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों का पृथक करने वाला, यानी कि ये फर्स्ट माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तो ये माध्यम को जो पृथक कर रहा है, करने वाला पृष्ठ को आपतित आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब है, आपतन बिंदु पर जो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होता ही है। हमने पीछे भी अपवर्तन भी देखा, क्या हमने देखा था, परावर्तन भी पढ़ा था, तो वहां भी इसी तरह से वो भी उसका नियम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस नियम को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, स्नेल का नियम स्नेल का नियम क्या होता है या फिर किसको कहते हैं, तो इसी चीज को आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे हम आगे कि प्रकाश के किसी
निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम, क्या है कि प्रकाश के किसी निश्चित तथा निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम क्या करता है। ठीक है, सही है। ठीक है, ये चित्र पे ध्यान दीजिएगा, चित्र भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक चित्र इस देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का हर एक चित्र जो है वो मायने रखेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपको क्वेश्चन उतना बड़ा लिखने नहीं आ रहा, अगर चित्र उसका पता है तो आप बनाकर उसको लिख लीजिए, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो माध्यम मो के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। अभी हमने क्या बोला था, इसको क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, ये क्या होता है, ये होता है नियतांक। साइन आई बराबर साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, बराबर नियतांक क्या होता है, इनका जो अनुपात है वो क्या बोला है कि अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया होगा। इसको आप उतारिए, ये देखिए सारे चीजें हम इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सिलेबस के बाहर है या फिर ऐसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। जो भी टॉपिक है वही टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बोर्ड के पेपर में। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक तो आप कमेंट कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल पर जाएंगे, वहां पर पड़ा हुआ है तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अपवर्तनांक। अगला जो हेडिंग है वो है अपवर्तनांक है, तो उसको क्या कर लेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपवर्तनांक को। इतना आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं हम, ध्यान अगर देंगे तो ये 10वां चैप्टर है, और केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर तक है उसको हम शॉर्ट वीडियो में करवाए हैं। जाइए, उसको टॉपिक वाइज है, मतलब वो छोटा टॉपिक नहीं है, उसमें सारे बड़े टॉपिक को हम कवर किए हैं। तो उसको जाइए, वहां पर देखकर आपको क्लियर हो सकता है कि कौन क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।